ये ये चीज हो गई थी। अच्छा, अब इसी को, ये जो है ना अपन ने अल्फा निकाला था, इसी को सेम प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से करते हैं। ये मैंने क्या लिया था, स्फीयर लिया था, हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम ऐसा करते हैं। आई हैव अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, और उसका ये सेंटर है, और यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज r/2। ठीक है, मास m है, रेडियस r है। मास m है, रेडियस r है। दिस इज स्मूथ। ये r/2 डिस्टेंस ऊपर सेंटर से। फाइंड a सेंटर ऑफ मास एंड अल्फा। फाइंड करो। पिछली क्लास में कुछ बताया था मैंने ऐसा, जरा फाइंड करें। हो गया क्या? मास m है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा है, स्मूथ सरफेस है, लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा निकालना है। अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये भी बड़ी बात है। आया बेटा? किसी का नहीं आ रहा क्या? एक सिमिलर प्रॉब्लम किया था मैंने पिछली क्लास। ए सेंटर ऑफ मास तो बहुत इजी है। ए सेंटर ऑफ मास तो बहुत इजी है, सीधा F/m कर देना। अब क्या है, ये रोटेशन में सिर्फ ये फोर्स लग रहा है। अच्छा, और नॉर्मल लग रहा होगा इसका, mg लग रहा होगा। mg यहां से पास हो जा रहा, नॉर्मल ऊपर से पास हो रहा, तो उनके वजह से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ r/2 इंटू f, दैट इज f, r/2f, r/2f इज इक्वल्स टू I अल्फा। ठीक है, तो दिस इज f/2। I कितना होता है सॉलिड का, 2/5 mr²। ठीक है, दिस इज अल्फा। एक r ने r को मार दिया, तो अल्फा की वैल्यू 5/4 f/m। क्या ये बात सबको समझ में आ गई?
अरे आर रह गया ना, एक आर रह गया, एक आर रह गया, ठीक है, एक आर रह गया था। अभी क्लियर है, सबको आ गया? तो जो आपका बॉडी का रोटेशन मोशन है वो डिपेंड करता है बॉडी पे फोर्स कहाँ लग रहा है। बॉडी का जो मोशन होगा, देखो लीनियर मोशन पता ही है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, मतलब क्या वो एक्सेलरेट कर रही है या वो रोटेट भी कर रही है, वो डिपेंड करता है उस पर फोर्स किधर लगाया जा रहा है, उस पे फोर्स किधर लगाया जा रहा है, क्या वो फोर्स उसके सेंटर से पास हो रहा है या ए टाइम कैसे आएगा? अरे ए टाइम कैसे आएगा? सेंटर से देखना था, सेंटर से देखना था बेटा ये। सो यहां तक क्लियर है? ओके। अब अपन सिद्धार्थ क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, ये इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। दैट इज मोशन ऑन इंक्लाइन सरफेस, इस पे काफी ज्यादा सवाल आते हैं। फिर अपन एंगुलर मोमेंटम और इन सब की तरफ पहुंचेंगे, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आ सकता है कोई ना कोई एग्जाम में, वेदर दैट इज आईआईटी का, बिट्स का, मेंस का, सीटी का। तो मान लीजिए ऐसे एक ऑब्जेक्ट है एंड मास m है, रेडियस r है। ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और इसको अपन ने ऐसे प्योर रोलिंग करा दी। इसकी क्या करा दी? प्योर रोलिंग करा दी, इसकी अपन ने प्योर रोलिंग करा दी। और यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी सॉलिड सिलेंडर, it can be solid cylinder, hollow cylinder, it can be disc, ठीक है, it can be a ring, it can be a sphere, solid sphere। अच्छा, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर हो सकता है, या सिलेंडर हो सकता है, रिंग हो सकता है, एंड डिस्क भी हो सकता है। और उसको अपन ऐसे इंक्लाइन से गिरा, और जब इंक्लाइन से गिरा रहे हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ कंपोनेंट लगेगा। अच्छा, इनमें मास सभी का m है, रेडियस सभी का r है, बस एक जो डिफरेंस रहेगा दैट इज, देखो सिलेंडर, सिलेंडर और डिस्क का सेम ही रहता है, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम रहता है, रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज cm/r²। ध्यान से सुनो, वेर c is equals to 1 फॉर रिंग, ये समझ में आ रहा है क्या? c is equals to हाफ फॉर डिस्क, c is equals to 2/3 किसके लिए होता? c is equals to 2/5 किसके लिए होगा? मैंने जनरल ऑब्जेक्ट लिखा दी, मैं सबको नहीं करा रहा, आपको रिंग डिस्क सब कुछ आ सकता है, पूछ सकता है, मैं उसको जनरलाइज कर सकता हूँ। 2/3 किसके लिए होगा बेटा? ये 2/3 किसके लिए होगा? टू बाई थ्री हॉलो स्फीयर, 2/5 सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब वो सिलेंडर डिस्क भी अपन कर सकते हैं, ठीक है, बट
ठीक है, वो अंडरस्टूड है। रिंग या सिलेंडर, इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज हॉलो सिलेंडर, इसके जगह पे सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको दे सकता है एज इट इज ऑप्शन में। तो अपन ने इसको एनालाइज करना है और ये बताना है व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट कंपेयर the acceleration of the objects, compare the acceleration of the objects। अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन देखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखना, मेरे को ए निकालना है, तो मैंने क्या किया, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, पहले यहां तक लिख लो। मुझे कंपेयर करना है किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, रिंग की, डिस्क की, हॉलो स्फीयर की या सॉलिड स्फीयर की, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। लास्ट स्लाइड कौन सी थी बेटा, ये वाली, फटाफट छाप लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट किसी का रह गया तो छाप लो भाई। ओके, फिर ये है, छाप लो इसको। अभी सॉल्व करते हैं इसको, यहां तक हो गया। अब इसका मेथड देखो, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये देखो, अपन ने, ये इंक्लाइन पे है तो इसका एफबीडी बना लेंगे। एफबीडी बनाएंगे तो बेटा क्या देखेंगे कि यहाँ पे लग रहा है mg साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा, और नीचे से क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन लग रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है इसकी। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ये कंडीशन है, फ्रिक्शन is sufficient for प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन सफिशिएंट है। ओके, सो अब अपन ने क्या किया, अब क्या किया, अपन ने ए निकाला, तो ध्यान से देखिए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन एक निकली। जो भी मास लिया है अपन ने, एम ले लिया, स्मॉल एम कैपिटल एम, जो भी आपको सेम ही चीज है, वहां पे क्या लिया था, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंफ्यूजन हो जाता है इस वजह से। चलो, अगर कैपिटल एम, कैपिटल एम, ठीक है, ओके। सो सर एक इक्वेशन ये आ गई, और सर ये रोटेट भी कर रहा है। हाँ, अगर रोटेट कर रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज आई अल्फा। हाँ, लिख सकते हैं टॉर्क इज आई अल्फा।
अच्छा, टॉर्क कौन क्रिएट कर रहा होगा प्रियांशु? टॉर्क कौन दे रहा है बेटा? सर ग्रेविटी। ग्रेविटी। ओ देखो, ये किसके अलोंग घूम रहा है? सेंटर के अलोंग। अच्छा, इसके सेंटर से ये कहां से पास होता है बेटा? mg, उसी के सेंटर से। तो उसी के अगर एक्सिस इसे सेंटर से ही पास कर दिया तो आर कितना होगा? 0। टॉर्क mg साइन थीटा नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? देखो अभी यही तो प्रॉब्लम कराया मैंने। टॉर्क वो देगा जो उसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे लगेगा। तो mg साइन थीटा तो उसके सेंटर से पास हो रहा, mg कॉस थीटा भी वहीं से पास हो रहा। तो mg टॉर्क नहीं देता प्रियांशु, mg सेंटर से पास होता है, इसकी वजह से mg टॉर्क नहीं देगा। तो फिर कौन देगा प्रियांशु? बालापुर, यस सर। कौन देगा? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है, दूसरा फोर्स फ्रिक्शन है। देखो, ये बाकी नॉर्मल mg साइन थीटा ये सब सेंटर के थ्रू पास होते हैं, आपको पता है ये सब। mg cos थीटा नॉर्मल, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्स है F, फ्रिक्शन फोर्स, वो कितने दूरी पे? r दूरी पे। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? ये चीज प्रोवाइड करेगा। ओके, तो फिर फ्रिक्शन एफ आर, क्या मैं इसका जनरल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिख दूं सी एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा? ओके, तो ये मेरे पास में सेकेंड इक्वेशन है। एंड आई हैव प्योर रोलिंग की कंडीशन। प्योर रोलिंग में क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर। दिस इज इक्वेशन 3। दिस इज कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। अच्छा, प्योर रोलिंग हो रही है तो मैंने ए की वैल्यू अल्फा आर डाल दी इक्वेशन 2 में। तो एफ आर इज इक्वल्स टू सी एम आर स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू डाली ए बाई आर, आर ने आर को मार दिया, इसने भी इसको मार दिया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? फ्रिक्शन की वैल्यू आई सी एम ए। कितनी आई? सी एम ए। अब सब्स्टिट्यूट इन वन, सब्स्टिट्यूट इन वन। अगर वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम जी साइन थीटा माइनस सी एम ए इज इक्वल्स टू क्या? एम ए। तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? एम कट गया, सबसे कट गया, सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस सी ए। तो यहां से ए सी प्लस 1 इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा। यहां से ए की वैल्यू आई जी साइन थीटा अपॉन सी प्लस 1। बोलो, कितनों को ये एक्सेलरेशन समझ में आ रहा? यहाँ पे सी क्या है? सी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता कि वो ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई सबको? कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, पुराना पास्ट नॉलेज यूज किया है। ये न्यूटन्स लॉ से ये टॉर्क की डेफिनेशन यूज करिए, टॉर्क इज आई अल्फा, टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स ओनली, ये सब लिख लीजिए, ओनली फ्रिक्शन प्रोवाइड्स टॉर्क। अब कंपेयर कर लीजिए, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर में किसका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन हो? सबको क्लियर है ये? कुछ डाउट हो रहा है, समस्या हो रही तो बताओ।
वापस एक्सप्लेन करते हैं एक बार। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। देखो जरा, मैंने ये बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी एम आर स्क्वायर होता है। एक सेकेंड, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी एम आर स्क्वायर होता है। ये सी रिंग के लिए 1 होगा, रिंग का कितना होगा एम आर स्क्वायर, तो सिंपली सी की वैल्यू क्या है 1। अगर सी की वैल्यू हाफ हो जाए तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, डिस्क को कॉरेस्पॉन्ड करेगा या सॉलिड सिलेंडर को। किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब वो सी जो 2/5 लिया वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो सी की वैल्यू एक कांस्टेंट है। अच्छा, एम जी साइन थीटा लग रहा है, ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। एम जी साइन थीटा है, ऊपर फ्रिक्शन, एक इक्वेशन। एक सेकेंड एक्सप्लेन कर। ये एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, दिस इज इक्वल टू एम ए। टॉर्क आई अल्फा होता है, टॉर्क की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है टॉर्क, तो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। एफ आर, आई की वैल्यू क्या थी, अभी अपन ने आई की वैल्यू लिखी ना यहाँ से, आई की वैल्यू सी एम आर स्क्वायर। ये जनरल सबके लिए सी अलग होगा ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सी एम आर स्क्वायर अल्फा, तो दिस इज ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ये रिलेशन पता है प्योर रोलिंग से होता है, तो फिर मैंने ये चीज इसके अंदर डाली और फ्रिक्शन की वैल्यू आई सी एम ए। अब फर्स्ट इक्वेशन में एफ की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ से एम एम कट गया और यहाँ से इस पार्ट को मैं राइट हैंड साइड ले गया, तो ये माइनस सी ए था तो ये प्लस सी ए हो गया। तो यहाँ से ए कॉमन निकालो तो सी प्लस 1 रहेगा, इसको डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन इतना आता है, एक्सेलरेशन इतना आता है। ये बात क्लियर? अच्छा, सो दिस इज द एक्सेलरेशन, ए इज जी साइन थीटा अपॉन सी प्लस 1। ये चलो ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी है ना। देखो 1 प्लस सी है, सी प्लस 1। सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है सी, सॉलिड सिलेंडर का 2/5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज 1। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ hollow sphere, g sin theta अपॉन 1 प्लस 2/3, कितना है ये, दिस इज 3/5 g sin theta। फिर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर या डिस्क, डिस्क को भी डाल दो, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस c कितना हो गया उसका हाफ, तो ये कितना हो गया 3/2, दिस इज 2/3। ठीक है, फिर कौन होगा, फिर होगा ए ऑफ हॉलो सिलेंडर या रिंग, कितना होगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1, कितना होगा हाफ। देखो ये 5/7 है, 3/5 है, 2/3 है, दिस इज हाफ। ये तो हाफ बोले तो 0.5, ये 2/3 बोले तो 0.66, ये बोले तो 0.06, ये कितना होगा 0.71। कौन सबसे बड़ा है, ऑर्डर बताओ, किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है अगर अपन ने रोल करा है इंक्लाइन सरफेस पे।
अरे किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर, फिर सॉलिड सिलेंडर, फिर हॉलो स्फीयर, सबसे कम हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसको उतार लिया हो तो प्लीज मैसेज करो। ये कौन सी है? लीनियर स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है? लीनियर स्पीड है। ओके, सबने छाप लिया? तो सबसे ज्यादा ए सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा है, देन ए सॉलिड सिलेंडर का है, देन ए किसका है? सॉलिड, नहीं नहीं, हॉलो स्फीयर, सॉरी, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर ही है ना? हाँ, फिर ए ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है बेटा, तो ऐसा आपको ऑर्डर पूछ सकता है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, या ऑब्जेक्टिव सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर? बढ़ जाए आगे। यहां तक हो गया सबको? अच्छा, अब आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है, सेकंड ये पूछ सकता है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ टाइम टेकन टू रीच टाइम टेकन टू रीच the bottom, to reach the bottom of the incline। incline के बॉटम पे पहुंचने में, देखो मैंने, ऐसा है, यहाँ पे मैंने क्या गिरा दिया, यहाँ पे स्पीयर सिलेंडर सबको एक साथ ऐसे घुमा, मतलब प्योर रोलिंग करा के सबका मास सेम रेडियस आर मैंने घुमा के नीचे डाल दिया। सेम सिलेंडर सेम इंक्लाइन है, कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा? किसको? पहले ये बताओ, पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले, सबसे पहले, भगवान ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये नीचे एक्सेलरेशन है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसकी एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम हाइट है, सेम हाइट है। ये बताओ कौन नीचे सबसे पहले पहुंचेगा? सबसे पहले जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वही सबसे पहले पहुंचेगा। तो एकदम सिंपल सी बात है बेटा, देखो ध्यान से, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, मोर द एक्सेलरेशन फास्टर विल बी द ऑब्जेक्ट।
more the acceleration, faster will be the object. So lesser would be the time. Lesser would be the time. उतना ही टाइम कम लगेगा. अगर टाइम कम लगेगा, सबसे कम टाइम किसको लगा? सॉलिड स्फीयर को, फिर सॉलिड सिलेंडर को, फिर हॉलो स्फीयर को, फिर टाइम लगेगा सबसे ज्यादा हॉलो स्फीयर. ये ऑर्डर सबको समझ में आ गया? ऐसे आपसे हो सकता है सबसे कम टाइम किसको लग रहा है? सॉलिड सिलेंडर. जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना टाइम कम लगे. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना. ये वाला एग्जांपल, ये 1 ये 2, दिस विल रीच 1 विल रीच फास्टर. बेटा फास्ट का मतलब क्या होता है? जो कम समय में काम कर दे. क्लियर है इतना? हो गया तो डन लिखो. थोड़ी हिम्मत रखो, घबराने की जरूरत नहीं है. आज और कल में काम खत्म. ओके, सबका हो गया. थर्ड इसमें सवाल पूछ सकता है. थर्ड आपसे ये सवाल पूछ सकता है. थर्ड आपसे ये सवाल पूछ सकता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे रीच एट द बॉटम. जब वो बॉटम पे रीच करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम होगी? जब वो बॉटम पे रीच करेंगे, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, थीटा सब कुछ सेम, सबको मैंने यहाँ से लुढ़काया, ए पॉइंट से नीचे आके बी पॉइंट पे रुके मतलब यहाँ तक पहुंच गए. काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या है? एकदम सिंपल है. वो पहले इनिशियली क्या था? इनिशियली अपन ने रेस्ट से छोड़ा है इनको. इनिशियली क्या किया है? रेस्ट से छोड़ा है. इनिशियली किससे छोड़ा है? रेस्ट से. इनिशियली किससे छोड़ा है? रेस्ट से. और प्योर रोल करवाया. क्या कराया? प्योर रोल कराया. तो मुझे पता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखा था. तो K final minus K initial. What is the order of kinetic energy when they reach at the bottom when released from rest? ठीक है, रेस्ट से रिलीज किया और प्योर रोलिंग करवाई. ठीक है, छोड़ के प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई. सो ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से सुनना. K final minus K initial. K initial is 0. वर्क किसने किया होगा? वर्क किसने किया होगा? वर्क किया होगा, वर्क किया होगा फ्रिक्शन ने. वर्क किया होगा ग्रेविटी ने. वर्क किया होगा फ्रिक्शन ने. वर्क किया होगा ग्रेविटी ने. वही बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है. वही बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होता है. अच्छा, अगर ये बॉडी का फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, कोई मुझे बता सकता है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. ये समझ में आ जाए बहुत बढ़िया. ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं चमकती. फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा. व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लगता. व्हाट इज
what is the work done by friction? Work done by friction is 0. सर क्यों? नीचे जा रहा, फ्रिक्शन भी लग रहा। बेटा ये जो बॉटम पॉइंट है ना, बॉटम पॉइंट, ये रेस्ट पे रहता है प्योर रोलिंग में। जो बॉटम पॉइंट है वो रेस्ट पे रहता है प्योर रोलिंग में, तो उसका फ्रिक्शन लगा जरूर, बट उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि वो मोमेंटरली रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन ने वर्क उस पे 0 किया, फ्रिक्शन ने उस पे वर्क नहीं किया, फ्रिक्शन ने। बट सर फ्रिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉडी है, ठीक है, 1000 केजी की, आपने फोर्स लगाया, यहां से नीचे से फ्रिक्शन फोर्स आया, फ्रिक्शन फोर्स है, बट बॉडी को मूव नहीं किया, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0 because the point of the lowest point is at momentarily rest. The lowest point is at rest. ठीक है, तो सिर्फ ग्रेविटी ने काम किया, हाँ, वही काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। अच्छा, ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, कितना ग्रेविटी ने काम किया? mgh, यही काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, यही काइनेटिक एनर्जी फाइनल है। मतलब all the objects will have same kinetic energy. सारे ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी सेम। छाप लो, थोड़ा टाइम लगेगा ये सब चीजें समझने में, एक ही बार में आ जाए ऐसा नहीं होता। All the objects will have same kinetic energy. यही चीजें नहीं समझ में आती, थोड़ा समय दो, चीजें समझ में आएंगी, फ्रिक्शन की और बातें करेंगे अपन। प्योर रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज 0। इस चीज को लिख लो, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होता है। ठीक है, हो गया, फटाफट डन लिखो। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। All the objects will have same kinetic energy. ठीक है, सारे प्रश्नों का निवारण होगा, थोड़ा संयम और धैर्य। हो गया, ओके। अब मैंने ये चीज बोली कि काइनेटिक एनर्जी of the solid sphere is same as kinetic energy of the hollow sphere is same as kinetic energy of solid cylinder is same as kinetic energy of hollow cylinder। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ सिद्धार्थ, काइनेटिक एनर्जी की जब मैं बात करता हूँ प्योर रोलिंग में, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है? 1 की 2? सर 2। कौन कौन सी?
सर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। वेरी गुड, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी होती है। जब ये मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं ना, दिस इज टोटल, प्लीज तो समझिए, ये टोटल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी v व्हेन द ऑब्जेक्ट्स रीच एट द बॉटम, आपसे पूछा जाए, देखो ये काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है, बट ये टोटल काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन भी है और ट्रांसलेशनल भी है, यानी कि वो v से भी जा रहा, नीचे पहुंचा, और उसका कुछ ओमेगा भी होगा। क्या होगा? ओमेगा भी होगा। अच्छा, अगर ओमेगा भी है, वी भी है, तो दो उसके काइनेटिक एनर्जी है, टोटल मिला के इतना है। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी v व्हेन द ऑब्जेक्ट रीच एट द बॉटम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, ये यहां तक हो गया। सबने छाप लिया है ना? तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब आई की वैल्यू कितनी होती है? देखो, इसको मैं लिख सकता हूं सी एम आर स्क्वायर, ओमेगा को लिख सकता हूं बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर ही होता है। अच्छा, v इज इक्वल टू अगर ओमेगा आर है, तो यह आर स्क्वायर गया, कितना आता? दिस इज हाफ सी प्लस वन एम वी स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ सी प्लस वन एम वी स्क्वायर, हाफ सी प्लस वन एम वी स्क्वायर। दिस इज टोटल। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। अब आपको बताना है किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा जब वो नीचे आएगा, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी सभी का सेम है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ये सबका सेम है। तो वेलोसिटी v सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका c प्लस वन सबसे कम होगा, उसका v सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड। ओके, चलो यहां देखो, ध्यान से देखो।
कि आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी is half c plus 1 mv square। ठीक है, तो दिस इज सेम फॉर एवरीवन। तो अगर जिसका देखो काइनेटिक जो v होगा v, ये तो सबका सेम है, ये किसके बराबर है? टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर था, अभी निकाला था ना अपन ने mgh। तो ये m सबका कट जाएगा, ये m सबका कट जाएगा। तो जो v है v स्क्वायर दैट इज gh 2c+1। ठीक है, सो जिसका c+1 जितना बड़ा होगा उसका उतना वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, जिसका c बड़ा उसका v छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जिसका ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। सो वैल्यूज डाल के देख लो, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी सॉलिड स्फीयर की, फिर वेलोसिटी होगी सॉलिड सिलेंडर की, फिर होगी हॉलो स्फीयर की, फिर होगी वेलोसिटी हॉलो सिलेंडर। बेटा सी सबका मैंने लिखा दिया था आपको, या सी जिसका सबसे कम है उसका v सबसे ज्यादा है। सॉलिड का 2/5, इसका हाफ, इसका 2/3, इसका 1। जिसका c ज्यादा, c लिखाया था मैंने यार। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट भी आ गया क्या? कौन सा पार्ट था ये? ऑर्डर ऑफ, दिस इज ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम, बॉटम पे वेलोसिटी। देखो ये करने के बाद में आपको कहीं पे भी इसके नोट्स मिलेंगे, कहीं पे भी आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे, तुरंत आप कर लोगे, इसका तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको रट भी लोगे ना तो भी काम चल जाएगा, कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे। हो गया, फटाफट डन लिखो, बस कल खत्म हो जाएगा, घबराओ नहीं, बस लड़ते रहो तुम लोग। पहले से मैं कह रहा था रोटेशन टफ है टफ है, अब कोई रास्ता ही नहीं था, इसकी वजह से कराना पड़ा। चलो ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी एट द बॉटम आ गया। अच्छा, अब कभी देख लो भाई, सब सही है ना? सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर सिलेंडर, सही लग रहा है? सही है, ऑर्डर सही है भाई, ऑर्डर सही है। चलो अब एक और ऑर्डर पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शनल फोर्स का क्या ऑर्डर है? उन ऑब्जेक्ट्स पे फ्रिक्शनल फोर्स का क्या ऑर्डर है? तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने निकाला था यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स अपन ने सॉल्व किया था, तो फ्रिक्शन फोर्स की कुछ वैल्यू आई थी। देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आई? सी एम ए, ये
न्यूटन्स लॉ लगा के अपन ने किया था ना, ये क्या किया था अपन ने, न्यूटन्स लॉ लगा के किया था, F इज इक्वल्स टू CMA। तो दिस इज F इज इक्वल्स टू CMA। तो F की वैल्यू कितनी है, दिस इज C, दिस इज M। A की वैल्यू आई थी अपनी, कितनी आई थी, G साइन थीटा अपॉन C+1। तो ये देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई C अपॉन C+1 इंटू mg साइन थीटा। बात क्लियर है। तो आप बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किस केस में सबसे ज्यादा होगी, किस केस में सबसे कम। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही C अपॉन C+1 इंटू mg साइन थीटा। mg साइन थीटा सब में कॉमन है, तो C अपॉन C+1 डिसाइड करेगा। तो अपन देख लेते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए पहले सॉलिड स्फीयर के लिए देख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए F हो जाएगा, कितना होता है 2/5 अपॉन 2/5 प्लस 1 इंटू mg साइन थीटा। कितना हो गया ये कितना हो जाएगा 2/, सही किया क्या, दिस इज 2/5 mg साइन थीटा। फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए F कितना हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए F हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए हाफ होता है अपॉन हाफ प्लस 1 mg sin theta। This is half, this is 1/3, this is 1/3 mg sin theta। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं, क्या है हॉलो स्फीयर, निकालो जरा। हॉलो स्फीयर के लिए F होता है, कितना होता है हॉलो के लिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 mg sin थीटा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स्फीयर डाल दिया ना, स्फीयर डाल दिया, दिस इज 2/3, दिस इज 2/3। हॉलो स्फीयर है, सिलेंडर नहीं। दिस इज 2/3, कितना आएगा ये 2/5 mg sin। ये 2/7, 1/3, 2/5 और एक हॉलो सिलेंडर का डाल के देखिए। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए F हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 mg sin। बस हो गया हो गया हो गया। तो दिस इज हाफ mg sin। ठीक है, तो अब बताओ सबसे ज्यादा कौन है, mg sin थीटा तो सब में है, ये 2/7, ये 1/3, 2/5, दिस इज हाफ। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स किसमें है 2/7, नंबर्स देख के बताओ ना, 2/7, 2/5, वेरी गुड प्रियांशु सिद्धार्थ, दिस इज हाफ। फ्रिक्शन वैल्यू हाफ है, 2/5 है, 1/3 है, 2/7 हो गया क्या, वेरी गुड नैतिक, सिद्धार्थ, प्रियांशु। ऑर्डर बताओ, कृष्णा,
ओहो, आयुष, आयुष चचा जग गए। छाप लो जल्दी फटाफट। क्या मैसेज कर रहे हो तुम आयुष, रिप्लाई करते नहीं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी हॉलो सिलेंडर में, फिर हॉलो स्फीयर में, फिर सॉलिड सिलेंडर में, सॉलिड सिलेंडर में एंड फिर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, दिस इज फ्रिक्शन का वैल्यू TCBA। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, एक लास्ट आपसे ये भी पूछता है, एक चीज और पूछ सकता है इसमें, ये बोल सकता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यार इसमें क्या बड़ी बात है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होगा, क्योंकि ये इंक्लाइन पे है, क्योंकि ये इंक्लाइन पे है, तो अंदर की तरफ mg cos थीटा है और इधर की तरफ mg sin थीटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन इज म्यू इंटू नॉर्मल, क्या म्यू इंटू mg cos थीटा हो जाएगा फ्रिक्शन। हाँ, तो फ्रिक्शन इज म्यू म्यू mg cos थीटा, और फ्रिक्शन की वैल्यू अभी जस्ट मेरे निकली थी, कितनी थी, mg sin थीटा अपॉन, देखो क्या थी फ्रिक्शन की वैल्यू, c अपॉन c प्लस 1, दिस इज म्यू mg cos थीटा। ठीक है, ये mg का है। ठीक है, दिस इज c अपॉन c प्लस tan थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। अगर बोले कि किस ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जरूरत है, तो क्या निकाल सकते क्या इसमें, सी की वैल्यूज बताओ एंड यू विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया, ये फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है, यही एन है बेटा, यही एन है, और एन की वैल्यू mg cos थीटा। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू डाली मैंने, तो म्यू की वैल्यू आती है c अपॉन c प्लस 1 इंटू टेन थीटा। तो किसको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए, वो वैल्यू आ जाएगी अपने को, सबसे ज्यादा बताओ किसको चाहिए, टेन थीटा सब में सेम है, म्यू किसकी सबसे ज्यादा होगी, c अपॉन c प्लस 1 का रेशियो देखो ना यार, जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई वही तो है, हॉलो सिलेंडर, फिर किसकी होगी म्यू ऑफ हॉलो स्फीयर, फिर किसकी होगी म्यू सॉलिड स्फीयर, फिर म्यू सॉलिड सिलेंडर, ये ऑर्डर ऑफ म्यू, किसका म्यू ज्यादा चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इंक्लाइन मोशन खत्म, सिर्फ और सिर्फ आपको कंपैरिजन के ऊपर सवाल आएगा, जितने भी किए हैं सारे ऑर्डर्स याद, देखो मोस्टली नहीं हो पाते, तो आप मेथड समझ लेना कि
ऑर्डर याद हो जाए बहुत बढ़िया। ऑर्डर भी याद करने में सबसे बेस्ट पता है क्या कर सकते हो आप, ए याद कर लो। अगर कुछ याद भी करना है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन याद कर लो। एक्सेलरेशन याद है क्योंकि एक्सेलरेशन ये सॉल्व करके आया था। अगर एक्सेलरेशन याद है तो आप टाइम, काइनेटिक एनर्जी तो सेम होता है, ठीक है। सिर्फ एक्सेलरेशन याद कर लेना, बाकी सारे ऑर्डर्स आप फर्दर क्रिएट कर लेना। फ्रिक्शन फोर्स है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सब कुछ याद नहीं कर सकते। आप सिर्फ ए याद कर लेना, जी साइन थीटा अपॉन C+1, ठीक है। सो अब ध्यान से जो मैंने पढ़ाया उसी पे बुकलेट निकाल लो। देखो फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। बुकलेट निकालो। बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 45 एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 एक्सरसाइज 1, रोटेशनल मोशन निकालो जरा। फोर्टी फाइव बोला है। देखो 45 में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि सेम इंक्लाइन है, थीटा है, एक है हॉलो स्फीयर और एक है सॉलिड स्फीयर। बोल रहा है सेम मास है, सेम रेडियस है, सेम मास है, सेम रेडियस है। ये पूछा है आर रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग, विच वन विल रीच फास्टर, विच विच नहीं, स्पीड की बात हो रही है, नहीं चार सॉरी 3-4 केसेस दिए हुए हैं। अब वो कंडीशन पूछ रहा है, ऑप्शन देके चीजें दी हुई हैं उसने। इनमें कौन सबसे पहले आएगा? नहीं नहीं, ऑप्शन दिया है द टू स्पीयर्स विल रीच एट द बॉटम एट द सेम टाइम। नहीं, अपन ने टाइम भी निकाल रखा है। द हॉलो स्पीयर रीचेस द बॉटम विद लेसर स्पीड, ओके। द सॉलिड स्पीयर रीचेस द बॉटम विद अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, नहीं काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। The two spheres will reach the bottom with the same linear momentum. Linear momentum मतलब velocity same, velocity same नहीं होती। तो आंसर इसका बी है। अगर आज की थ्योरी समझ में आई है तो आप कर लोगे। तीनों चारों ऑप्शंस देखने थे आपको, 2 स्पीयर्स लेके 4 ऑप्शन दे दिए, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। 46 करो। फोर्टी सिक्स में दिमाग घूमेगा आपका। बुकलेट का 46 नंबर का सवाल देखो। देखो वहां पे क्या बोला है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइन आर सेम। सेम है सारे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, बट नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। अरे भैया प्योर रोलिंग नहीं हो रही है। अगर प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तो सीधा का सीधा ये चीज मानो, स्फीयर है ये है। तो आज तक अपन ने जितने भी प्रॉब्लम्स किए थे उसके अंदर ब्लॉक ले लो, कुछ भी ले लो, रोलिंग वोलिंग नहीं हो रही है, नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो सबको सेम टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा। सर क्यों सर? अरे मेरा फ्रिक्शन नहीं है, प्योर रोलिंग नहीं हो रही है,
ये सारा का सारा हेडिंग क्या थी, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन सरफेस। आज तक तो ये किया था ना कि भाई इस पे जी साइन थीटा लग रहा, जी साइन थीटा इस पे लग रहा, जी साइन थीटा इस पे लग रहा। अब प्योर रोलिंग ही नहीं है तो अल्फा की रोटेशन की बात ही नहीं है, सिर्फ जी साइन थीटा रहेगा और एक फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। बट वो फ्रिक्शन रोलिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है, सब में सेम फ्रिक्शन आ जाएगा एम जी कॉस थीटा के बराबर। प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तो सेम टाइम लगेगा। प्योर रोलिंग नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ो, देयर इज नो प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग नहीं हो रही है। अच्छा, ये अगर हो गया तो 44 ना, अगर रोलिंग होता, प्योर रोलिंग होता तो स्लिपिंग नहीं होता। 44 देखो, 44 का आंसर बताओ। 44 सॉल्व करो। 44 बोला, सबको डाला। स्टेटमेंट देखना, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ये 44 में भी यही बेवकूफी कर रहा है। मतलब क्या है ना, अपन ने वो चीज पढ़ ली तो अपन तुरंत दिमाग लगाएंगे कि अरे यार कौन सबसे पहले पहुंचेगा। बोल रहा है नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रूलिंग। 44 44 ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रोलिंग, सॉरी सॉरी, टॉपलिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉपलिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉपलिंग। घबराओ नहीं, थोड़ा टाइम देना, चीजें चमकेंगी। एक बारी में तो देखो, किसी को भी एक बारी में फर्स्ट टाइम में किसी को भी ढंग से समझ में नहीं आता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे तो जाके चीजें चमकेगी। अब घबराओ नहीं, और प्रॉब्लम्स दूंगा तो थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉपलिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉपलिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टॉपलिंग। सबने डाल लिया? अब टॉपलिंग क्या होती है, ध्यान से समझो। कुछ भी नहीं कराया बेटा। टॉपलिंग देखो, इसका मैंने आपको पहले भी एक पहले बीच में सवाल आए थे, मैंने बोला एक बार रुक जाओ, टॉपलिंग को मैं आराम से समझाता हूँ। ध्यान से देखो, टॉपलिंग होता क्या है, जैसे होता है ना, गाड़ी जैसे टर्न ले रही है, ठीक है, एक कर्व्ड है, गाड़ी टर्न ले रही है और गाड़ी टॉपल कर जाए, टॉपल मतलब रोटेट कर जाए,
जैसे मैंने शायद उस दिन भी शायद आपको कुछ एग्जांपल बताया हो, एक ये एग्जांपल देखो, एक सेकेंड ना, आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ। ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो फोर्स का काम क्या है? अगर ये ऐसा है, देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टेशनरी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो क्या हो सकता है? लेट से ये ऐसे कुछ कॉपी है, कुछ यार थोड़ी सी हल्की चीज देखता है ना, चलो ये गिरेगा नहीं, बॉटल ही है एक्चुअली, उसका सेंटर ऑफ मास कुछ ज्यादा रहता है। चलो मैं इंक बॉटल दिखा, ये देखो इंक बॉटल तो दिख रहा है। अच्छा, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाया, देखो ये बुक और इसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन है, तो मैंने अगर यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ नीचे, तो ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, फ्रिक्शन भी लग रहा है। अच्छा, और फोर्स लगाया, अभी भी मूव कर रही है। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर लगा दिया, तो देखो कम फोर्स लगाओ ना, मूव कर रही है। बट अगर मैं ज्यादा थोड़ा ऊपर लगाऊं और थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊं, ठीक है, कम लगाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लगाऊं तो क्या हो रहा है? ये टॉपल कर गया। क्या कर गया ये? ऐसे फोर्स लगाया, थोड़े हाइट पे लगाया, नीचे लगाने से कोई टॉपल नहीं करता ये, नीचे फोर्स लगाने से टॉपल नहीं करता। टॉपल कब करता? जब मैं ऊपर फोर्स लगाऊं। अगर तो यहाँ पे क्या हुआ? मूव करने से पहले ही लुढ़क गया, दैट इज टॉपलिंग। यहाँ नीचे लगा रहा हूँ सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं, सेंटर से थोड़ा सा भी ऊपर लिया तो टॉपल कर गया। क्यों? इसका सेंटर यहाँ पे है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर, तो आर क्रॉस एफ इसको टॉर्क मिल जाता है और ये लुढ़क जाए, तो दैट इज टॉपलिंग। ठीक है, सो टॉपलिंग समझ में आ रहा है? मतलब इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, इट इज रोटेटिंग, और रोटेट करके गिर जाता है, दैट इज टॉप, दैट इज टॉपलिंग। क्या है ये? टॉपलिंग। सो जरा पॉइंट लिखते हैं, ध्यान से सुनो, एकदम इजी सेक्शन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ, ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो उसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो क्या होगा? नीचे एमजी लगेगा, ऊपर नॉर्मल। अच्छा, एक चीज और देखना आप, जब टॉपल होता है, जब ऑब्जेक्ट टॉपल होता है तो कांटेक्ट छोड़ देता है। जब ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट टॉपल होता है, ध्यान से देखना, दिखाई देगा, जब ऑब्जेक्ट टॉपल होगा तो मैंने यहां फोर्स लगाया ऊपर, तो ये चीज दिख रही क्या? नीचे से उसका कांटेक्ट छूट रहा, पहले नॉर्मल सेंटर पे लग रहा था, अगर यहाँ पे ऐसे जा रहा तो देखो कांटेक्ट सरफेस छूट रहा, और कांटेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे आ जाता, यानी जहां पे कांटेक्ट है वहां नॉर्मल लगेगा। पहले नॉर्मल इसके ऐसे सेंटर पे लग रहा, अब जैसे ये ऐसे घूमने आया तो इसका नॉर्मल अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। नॉर्मल चेंजेस इट्स पोजीशन, नॉर्मल क्या करता है बेटा? उसकी पोजीशंस चेंज करता है। इस वाले टॉपलिंग केस में अपन यही देखते हैं। सो ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस वाले केस में ऊपर नॉर्मल, नीचे एमजी, और यहाँ पे कोई भी टॉपलिंग नहीं है, एन बराबर एमजी, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उसको क्या करेगा? रोटेट करेगा। सो नो फोर्स टू प्रोवाइड टॉर्क, टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो नो टॉपलिंग। तो क्या होगा? कोई भी टॉपलिंग नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये केस में भी टॉपलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है उसी से तो नॉर्मल और एमजी पास हो रहा, तो कोई टॉपलिंग नहीं है। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा देखो, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ, और एफ पास कर रहा है कहां से? एफ पास कर रहा है सेंटर से, ये नॉर्मल, ये एमजी। बताओ टॉपलिंग होगी क्या? बोलो, टॉपलिंग होगी क्या सेकंड केस में? ये सेंटर है, तो बस यहाँ पे, और ये स्मूथ है,
दिस इज म्यू इज स्मूथ, मतलब म्यू 0 है, तो F इज इक्वल्स टू MA एंड N बराबर mg, नो टॉर्क, सॉरी टॉर्क इज एब्सेंट, अगर टॉर्क एब्सेंट है तो नो टॉपलिंग, नो टॉपलिंग, इट विल स्लाइड, विल स्लाइड। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? सरफेस कैसा है? स्मूथ है। सरफेस कैसा है? स्मूथ है। देखो एक तो इसका भी फर्क पड़ता है कि आपने फोर्स कहाँ लगाया है, और एक इस चीज का भी फर्क पड़ता है कि फ्रिक्शन किधर है। फ्रिक्शन होना चाहिए टॉपलिंग के लिए। ये हो गया तो डन लिखो, इट विल जस्ट स्लाइड, इट विल जस्ट स्लाइड। हाँ कशिश, बेटा फर्स्ट वाले में कोई है ही नहीं फोर्स, ये एज इट इज रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। जैसे अभी जो सामने मेरे बॉटल टेबल पे पड़ी हुई है, कोई फोर्स ही नहीं है उसमें, कोई फोर्स ही नहीं है तो बेचारा रेस्ट पे। यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, देखो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो अब चांसेस है टॉपल होने के, और ऐसा जरूरी नहीं है। देखो देखो मैंने आपको बस वही है यार, नीचे क्या है, लैपटॉप और टैबलेट रखी हुई है, तो ये बॉटल वॉटल क्या है, गिरा के टूट सकते हैं। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है आप ऊपर यहाँ से डालोगे तो टॉपल तो हो ही रहा, क्योंकि आपका फोर्स है उसको टॉर्क दे रहा। अगर यहाँ नीचे से भी लगाते हो ना ज्यादा फोर्स और फ्रिक्शन ज्यादा है तो भी टॉपल होने के चांसेस है। देखो इधर लगाओ, देखो बीच में लगा रहा मैं, बीच में लगा रहा फिर भी टॉपल हो रहा। देखो ये इसका पूरा बड़ा सा है, पूरा लेंथ है, सॉरी ये ये देखो, ये इधर भी लगाओ ना तो भी टॉपल हो रहा। फ्रिक्शन डिपेंड करता है, फ्रिक्शन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब इसका रीजन बताता, इसका रीजन बताता, लिखें, लिखें क्या प्रॉब्लम, देखो एक दूसरा प्रॉब्लम, ये तो हो गया होगा ना। और ऐसा है, यहाँ पे म्यू है और फ्रिक्शन है, यहाँ पे म्यू है और यहाँ पे फ्रिक्शन है, और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया है, तो अगर म्यू है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा? अगर म्यू है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे डेवलप होगा? बॉटम पे। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे डेवलप होगा? बॉटम पे, ठीक है। इफ म्यू इज प्रेजेंट देन फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा? बॉटम पे। अच्छा ये सेंटर है। अच्छा ये बताओ, क्या इस फ्रिक्शन के पास में रोटेटिंग टेंडेंसी है? क्या ये फ्रिक्शन देखो, क्या ये फ्रिक्शन, ये देखो आर क्रॉस है, क्या इसके पास रोटेटिंग टेंडेंसी है? हाँ, तो ये फ्रिक्शन इसको रोटेट करा सकता है। और कैसा कराएगा? आपने फोर्स इधर लगाया और ये ऐसे रोटेट कर गया। सेम बॉटल के केस में भी तो यही हो रहा था, बॉटल के केस में भी तो यही हो रहा था। बॉडी आगे मूव नहीं करी, मैंने इधर लगाया, बॉटल आगे स्लाइड थोड़ी करी, मैं आगे फोर्स लगा रहा हूँ और ये आगे फोर्स लगाया और ये आगे लुढ़क गई। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है, ये तो सेंटर से ही पास हो रहा, बट देयर इज अ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन हैज दिस टेंडेंसी। अच्छा इसके अंदर mg और नॉर्मल है, उनका कोई लोड नहीं लेना अपने को। क्यों? क्योंकि सेंटर से ही पास हो रहा है। अब ये चीज गलत है। अब ये जो मैंने बताया ना, देखो फ्रिक्शन
देखो इसका मतलब आपने छोटा सा छोटा फोर्स लगाया, देखो मैं इसको एकदम हल्लू से लगाऊं तो ये रोटेट नहीं कर रहा। मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो मैं फोर्स लगा रहा हूं बट ये रोटेट नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा ऐसा ये बॉटम सरफेस छोड़ दे रहा। अच्छा अगर ये बॉटम सरफेस छोड़ दे रहा तो नॉर्मल किधर होगा? इनिशियली mg was here, normal was here when it was lying, but as soon as you applied capital F, there is a friction force F, and this friction force wants to rotate this object. तो अब इसके लिए कौन आएगा? इसको बचाने के लिए कौन आएगा? यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगाओ, फ्रिक्शन रहा तो उसको रोटेट मारेगा। इसको बचाने के लिए नॉर्मल आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ये पार्ट को ऐसे लेके गए तो अब सेंटर से नॉर्मल पास नहीं होगा, जहां पे कांटेक्ट है वहीं से नॉर्मल पास होगा। सो नाउ दिस नॉर्मल एज फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, दिस नॉर्मल देखो मैंने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल अब यहां नहीं रहता, ये नॉर्मल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता, सॉरी राइट की तरफ, इस ऑब्जेक्ट के राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता। ठीक है, टू प्रिवेंट टॉपलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, द नॉर्मल shifts the normal shifts towards right। सर उसको राइट मूव करके क्या मिला? देखो अगर ये इधर हुआ तो इसकी टेंडेंसी क्या है? रोटेट करने की। देखो इधर यहां से आर लगाओ तो आर क्रॉस एफ, इसकी टेंडेंसी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की। फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या है? फ्रिक्शन की टेंडेंसी है क्लॉकवाइज घुमाने की। फ्रिक्शन वांट्स टू रोटेट द बॉडी इन क्लॉकवाइज सेंस, नॉर्मल राइट की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसकी टेंडेंसी क्या है? अब उसकी टेंडेंसी है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। बात समझ में आ रही है? टू प्रिवेंट टॉपलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, द नॉर्मल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, द फ्रिक्शन has clockwise tendency to rotate while the normal rotates in anti-clockwise sense। समझ में आ रही के बाद? ये एफ है, अभी भी एफ है, अभी भी एफ तो है ही है। जो कैपिटल एफ है उसी की वजह से तो फ्रिक्शन आया। कैपिटल एफ अभी भी है। ये समझ में आ रहा है टॉपलिंग? हाँ, जैसे आप बढ़ाएंगे नॉर्मल सरकता जाएगा। देखो
जैसे जैसे आप पहले बॉडी मूव नहीं कर रहा है, जैसे जैसे आप एफ बढ़ाओगे, स्लोली इंक्रीज करोगे, तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो जैसे जैसे आप एफ बढ़ाओगे, कैपिटल एफ, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा मतलब टॉर्क बढ़ता जाएगा। अब टॉर्क को घुमाने की टेंडेंसी फ्रिक्शन की इधर है, तो ये नॉर्मल क्या करेगा, ये नॉर्मल का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये अपनी डिस्टेंस बढ़ा लेगा, ये अपनी डिस्टेंस बढ़ा लेगा। बात समझो, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, आपने एफ लगाया, एफ लगाया तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो जैसे जैसे आप कैपिटल एफ बढ़ाओगे, स्मॉल एफ बढ़ेगा, और स्मॉल एफ बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। अब उसको टॉर्क को रोटेशन से बचाने के लिए, बिकॉज ऑफ द टॉर्क ऑफ एफ, नॉर्मल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, अब नॉर्मल ज्यादा टॉर्क लगा रहा है, तो फ्रिक्शन ये सॉरी फ्रिक्शन ज्यादा टॉर्क लगा रहा है, तो नॉर्मल क्या करेगा, नॉर्मल राइट की तरफ और जाता जाएगा और अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, जो डिस्टेंस बढ़ेगा उससे आर क्रॉस एफ बढ़ता जाएगा नॉर्मल का, बट एक लिमिट है, उसके बाद में नॉर्मल शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वो एज पे जाके रुक जाएगा। अब एक प्रॉब्लम करो, आपको आ जाएगा इससे। एक प्रॉब्लम करके देखते हैं, इजीली हो जाएगा। हो गया, प्लीज डन लिखो। रुचि, श्रेया, कशिश, प्रियांशु, साची। ओके, बस एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपको ऐसा दिया है, एक ब्लॉक है, उस पे एफ फोर्स लगा रहे हो आप, ये जो है दिस इज 2y एंड दिस इज 2x। ठीक है, ये इसका सेंटर है। फाइंड वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच toppling occurs before sliding। स्लाइड करने से पहले टॉपल हो जाए। आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ बतानी है, ताकि ये बॉडी स्लाइड करने से पहले ही, एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ध्यान से सुनना, मैंने एफ लगाया, तो जैसे ही एफ लगाऊंगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ है। अच्छा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज वाई, व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज एक्स। अच्छा, अब ये सेंटर से y है, नीचे की तरफ तो गया mg, और इसको रोटेट कराने से बचाने के लिए मेरा हीरो कौन, नॉर्मल, ये शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, मैक्स टू मैक्स एज की तरफ जा सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो मैं बोला नो स्लाइडिंग, मतलब अभी स्लाइड नहीं किया, स्लाइड नहीं किया मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कैपिटल एफ के बराबर ही स्मॉल एफ है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ। अच्छा, जस्ट टॉपलिंग अकर्स, जस्ट टॉपलिंग अकर्स, टॉपलिंग अकर्स। अगर टॉपलिंग अकर हो रही है तो मतलब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज बराबर इन मैग्नीट्यूड टू द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल। देखो, नॉर्मल ऐसे घुमाना चाहता, ये वाला बंदा कैसे घुमाना चाहता है, ये ऐसे घुमाना चाहता है, तो इनके टॉर्क बराबर करा दो। तो फ्रिक्शन, ये सेंटर है, फ्रिक्शन कितना है, स्मॉल एफ,
वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, y, नॉर्मल कैपिटल N। अच्छा कितना डिस्टेंस है सेंटर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x। कितनों को ये चीज समझ में आई? अरे देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो गई सेंटर से, x। ये वाला ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लग रहा, f लग रहा, तो इसकी वर्टिकल डिस्टेंस y। तो यहां से स्मॉल f की वैल्यू है कैपिटल F, y n x। यहां से कैपिटल F की वैल्यू कितनी है, nx बाई y, nx बाई y। तो व्हाट इज nx by y? What is normal? This is nx by y. What is normal? mgx by y. This is the minimum force required for which toppling will occur before slide. अरे बात समझ में आ रही है? कितनों को समझ में आया ये? बेटा टॉपलिंग मतलब टॉर्क को इक्वेट कर दीजिए। फ्रिक्शन स्मॉल f की वैल्यू कैपिटल F है, f की मिनिमम वैल्यू पता चल गई, इस पे टॉपल कर जाएगा। हो गया तो डन लिखे। अब इसको थोड़ा और समझते भी हैं अपन। आर्या का भी हो गया, ओके। चलो देखो, यहां से f की वैल्यू आई mg x by y। ये है x, ये है y। देखो टॉपल करने के लिए जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, इफ y इज ह्यूज तो f कितना होगा, f कम होगा कि ज्यादा? अगर हाइट बहुत बड़ी ली, हाइट बहुत बड़ी ली तो फ्रिक्शन ये कैपिटल F कम में ही टॉपल कर जाएगा। देखो देखो, जितने लंबे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इजीली टॉपल कर जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको इंक की बोतल दिखाई, फिर मैंने वाटर बॉटल दिखाई। अगर मैं इसको मेरा मोबाइल फोन रखता, मोबाइल फोन टॉपल करेगा क्या? हाइट बहुत कम है ना, हाइट बहुत कम अगर जिसकी हो गई, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन आपके हाथों में होगा, उसको वो पहले स्लाइड ही करेगा, वो स्लिप नहीं करता, सॉरी, पहले वो स्लाइड ही करेगा, वो टॉपल नहीं करेगा। बात समझ रहे? ये ये कितनों को समझ में आ रहा है? जो जितनी लंबी चीजें होंगी ना, उनको टॉपल करना बहुत इजी है। लंबी चीजें जो है हाइट में लंबी हैं, तो उनको टॉपल करना ज्यादा इजी है। अच्छा, जो ब्रॉड है, ठीक है, जिनका एक्स ज्यादा, उनके लिए एफ भी बहुत ज्यादा। मतलब जैसे अब बॉटल वाले केस में क्या हो गया था, मैंने जो बॉटल वाला केस दिया, तो इस बॉटल वाले केस में हाइट बहुत ज्यादा, ये वाला कम, तो कम फोर्स से भी टॉपल हो जाएगा। बट अगर मैं इस पर ऐसे लेटा दूं, देखो देखो देखो, अब मैंने इस पर ऐसे लेटा दी, हाइट ये हो गई, लेंथ ये हो गई, अब इसका टॉपल होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब इसका सबसे पहले क्या होगा, ये फोर्स लगाए तो स्लाइड करे, टॉपल कम करे। बात समझ में आ गई? तो जितनी भी बड़ी बड़ी कारें हैं वो टॉपल हो सकती हैं, जो लंबी बसेस है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी चीज है, तो उनको ज्यादा धक्का दोगे तो वो टॉपल कर जाएंगे, ठीक है। बट अगर यही चीज लंबी सी है तो इसको टॉपल कराना डिफिकल्ट है।
आपका जैसे कॉम्पास तो मेरे पास नहीं है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक है, तो अब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, सबसे पहले क्या करेगा, स्लिप करेगा, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, टॉपल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हाइट देखो वाई कम हो गया और ये बहुत बढ़ गया, तो ये सबसे पहले स्लाइड करेगा। टॉपल की बहुत दूर की बात, टॉपल का कंडीशन भी नहीं बनता है। क्यों? फिर आप जितना भी फोर्स लगाओगे नॉर्मल इधर इधर शिफ्ट होता जाएगा, नॉर्मल कभी एस तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। ये क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बढ़ गई, इसके सेंटर से ये लेंथ बहुत बढ़ गई, तो नॉर्मल ऐसे ऐसे से चलता जाएगा और फ्रिक्शन कभी उतना टॉर्क लगा ही नहीं पाएगा, तो टॉपल नहीं, ठीक है। तो जो डबल डेकर बसेस होती हैं, डबल डेकर बस देखी क्या, पहले आती थी मुंबई में डबल डेकर बस, वो पलट जाती, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊपर हो जाता है, मेन रीजन तो वो है। ठीक है, टॉपल करने का एक, ठीक, आई गेस ये सबको आ गया। तो जो एक दो टॉपलिंग के सवाल थे ना, तो उसमें यही यही कंडीशन बताना है, तो इसमें लिख सकते हैं टॉलर ऑब्जेक्ट्स कैन बी टॉपल्ड इजीली हैविंग शॉर्टर बेस, ठीक है। देखो एक दो प्रॉब्लम करा देता हूं, बीच में था इंडेक्स एक्सरसाइज 2 में टॉपलिंग के ऊपर। देखो ऐसे सवाल था, ये आपके इंडेक्स एक्सरसाइज में एक सवाल करके अपन खत्म करते हैं। बोला है एक क्यूब है जिसका साइड ए है, उसका मास m है, a horizontal force F is applied on one of the faces at a point that is directly above the center at a, ठीक है, ध्यान सुनो, ऐसा दिया हुआ है कि इस पे मैंने फोर्स लगाया एंड ये फोर्स जो है इससे 3a/4 है, ठीक है। आपसे बोल रहा है मास m है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f so that the body topples, so that body topples before sliding, before sliding, before sliding, ठीक है, about the edge, about the edge, ये जो एज है उसके अलोंग स्लाइड कर जाए, सॉरी टॉपल कर जाए, ठीक है। ये सेंटर है इसका, ये पूरा हाइट ए, पूरा क्यूब है, ये इसका लेंथ ए है। बताओ जरा, फ्रिक्शन है इसमें, इसमें फ्रिक्शन है, रफ सरफेस रफ, तो इसको सॉल्व करके आप मेरे को सेंड करना, इसको सॉल्व करके मेरे को सेंड करना, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को सेंड करो इसको।
ठीक है, मीटिंग बंद करते हैं अपन। मीटिंग बंद कर देते हैं। अब सॉल्व करना, इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे था। कल लास्ट क्लास होगी।